ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं। शेयर हो जाए तो मुझे बताइएगा, कोई एक बच्चा बता दे मुझे। स्क्रीन शेयर हो गया आपके पास? यस टीचर, हो गई है। जी मैम, हो गई टीचर। ओके, थैंक यू सो मच। सेल से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है कि लाइफ का जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो सेल है। ठीक है जी, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए जब तक आप उसका जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है वो नहीं पढ़ते हैं, तो जब तक वो आपकी जो है वो जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट नहीं होती है। टू स्टार्ट विद वी आर स्टार्टिंग विद द सेल। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो कि वो तमाम के तमाम फंक्शंस परफॉर्म करता है जो इंडिविजुअली एक पर्सन परफॉर्म कर रहा होता है। अच्छा, सेल जैसा कि हमें मालूम है कि इट इज मेड अप ऑफ इट इज अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म व्हिच हैज अ डेफिनेटिव लाइनिंग मेम्ब्रेन, और फिर उसके अलावा फिर उसके अंदर जो है वो टू बॉडीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म मौजूद हैं। वन इज इनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन व्हिच इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कि न्यूक्लियस कंस्टिट्यूट करता है। और वो the body of the protoplasm which is present enclosed between nucleoplasm and cell membrane is known as the cytoplasm। ठीक है जी, तो आपके पास तीन पोर्शंस किस तरह से हो जाते हैं कि एक तो न्यूक्लियस हो जाता है, फिर साइटोप्लाज्म हो जाता है और फिर सेल मेम्ब्रेन हो जाती है। ये फिलहाल जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। दिस इज द टिपिकल बायलेयर लिपिड बायलेयर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, इसके अंदर जो है आपको जैसे कि आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, सबसे पहले अगर आप देखें तो ये जो बायलेयर बन रही है वो किससे बन रही है? ग्लोबुलर हेड विद टू हैंगिंग लिम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स। ये एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है। अगर मैं देखूं इसकी कोई और पिक्चर नहीं है। अच्छा, इसके लिए फिर हम एक और भी काम कर सकते हैं कि आपको एक पिक्चर ड्रॉ करके बता सकते हैं, उसको फिर आप ज्यादा बेहतर तरीके से कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे। अच्छा जी, इसमें मैं आपको एक और स्क्रीन शेयर कर रही हूँ पहले, फिर उसके बाद फिर हम इस पे काम करते हैं। स्क्रीन शेयर हो गया भाई? मैं पेंट का स्क्रीन शेयर हुआ आपके पास? यस मैम। चलें, यस मैम। ठीक है, ओके। अब ये देखिए, अच्छा जी, अब ये देखिए, ये ग्लोबुलर हेड है। ये इसमें से दो लिम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इसमें से हैंग आउट कर रहे हैं। मैंने आपको अगर याद हो तो पहले भी बताया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है इस फॉस्फोलिपिड का वो एक बैकबोन है जिसको हम ग्लिसरॉल बैकबोन कहते हैं। और इस ग्लिसरॉल बैकबोन के जो कार्बन नंबर 1 है उस पर यूजुअली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। कार्बन नंबर 2 के ऊपर आमतौर पे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। और कार्बन नंबर 3 के ऊपर जो है वो एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल और उसके साथ एक फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। ठीक है जी। नाउ जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर तो फॉस्फेट ग्रुप है और उसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो दिस इज द पार्ट ऑफ द ट्राइसाइक्लिसरॉल या फॉस्फोलिपिड जो कि इसको वाटर मिसिबल कर रहा होता है। ठीक है जी। सो दिस मेक्स द ग्लोबुलर हेड। अगर आप ये देखें, ये जो ग्लोबुलर हेड था वो इस तरह का हो गया। उसके साथ ये एक जो चेन है जो कि कम से कम 20 कार्बन की चेन होती है, तो एक ये चेन कार्बन नंबर 2 की चेन हो गई, कार्बन नंबर 2 की ये चेन हो गई और कार्बन नंबर 1 की ये चेन हो गई। सो वी हैव टू चेन्स, जो कि ये आप इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक चेन जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की होती है। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब क्या है कि देयर इज नो डबल बॉन्ड इन बिटवीन द चेन। जो कार्बन चेन आ रही है उसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। उसके अगेंस्ट जब हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करते हैं तो अनसैचुरेशन मींस एडिशन ऑफ अ डबल बॉन्ड।
अगर तो सिंगल डबल बॉन्ड लगा होता है तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाता है, सिंपल। अगर तो डबल बॉन्ड जो है वो एक से ज्यादा है तो फिर उसको जो है हम पॉली का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है दैट गोज फ्रॉम 2 डबल बॉन्ड्स टू 4 डबल बॉन्ड्स। ठीक है जी। तो हमारे पास जो मैक्सिमम डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं वो 4 डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं किसी भी पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर। तो ये चीज हो गई। अब इसके बाद जो है हम वापस अगर अपनी स्लाइड शो के ऊपर जाना चाहें तो आई डोंट नो उसके लिए अगर मुझे दोबारा शेयर करना पड़ेगा स्क्रीन को या नहीं, मुझे बताइएगा कि अगर तो वैसे ही दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे आपको दोबारा से स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये स्लाइड शेयर हो गई, दिखाई दे रही है आपको स्लाइड या नहीं? नो मैम, नहीं मैम नहीं दिखाई दी। नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। हम इसको दोबारा से शेयर करते हैं। अच्छा, अब दिखाई दे रही? यस। ठीक है। तो अब ये जो आपके पास जो तस्वीर नजर आ रही है इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो ये तमाम जो मेजर स्ट्रक्चर है वो फॉस्फोलिपिड्स है, जो कि अभी हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा है। अब इसके साथ अगर ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है 4 चेन्स वाला, जो 4 बेंजीन रिंग्स वाला, दिस इज कोलेस्ट्रॉल। ठीक है जी। तो ये कहलाता है आपका कोलेस्ट्रॉल एस्टर, जिसके अंदर एक अदद फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल के साथ। तो ये जो चीज है ये भी मौजूद होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंड इट मेक्स इट इज पार्ट ऑफ द लिपिड बाइलेयर। इसके बाद आपके पास आते हैं इंटेग्रल प्रोटीन्स, जो कि पार्ट हैं योर प्रोटीन मतलब योर लिपिड बाइलेयर का। और इसके अंदर 2 से 3 तरह के आपको प्रोटीन्स मिल रहे होते हैं। एक तो देखिए आप जो प्रोटीन है वो ट्रांस मेम्ब्रेन है, यानी पूरी मेम्ब्रेन के अक्रॉस स्पैन कर रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक मौजूद है। इसी तरह से इस प्रोटीन को भी अगर आप देखेंगे, जो ब्लू कलर के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे के सारे प्रोटीन्स हैं। तो अगर इस प्रोटीन को देखें तो ये भी ट्रांस मेम्ब्रेन स्पैन कर रहा है। ठीक है, दिस इज नोन एज योर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। उसके अलावा फिर आपके पास पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं। आइदर पेरिफेरल प्रोटीन कैन बी ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन और टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है जी। तो ये 2-3 तरह के प्रोटीन्स हैं जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं एंड दिस मेक्स योर सेल मेम्ब्रेन। जब ये सेल मेम्ब्रेन जो है कंप्लीट हो जाती है तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये सेल मेम्ब्रेन बेसिकली फंक्शंस क्या परफॉर्म कर रही है। एंड द फंक्शन बेसिकली सेल मेम्ब्रेन इज performing is number 1, it is giving shape to the cell. Number 2, it is maintaining the internal environment of the cell. Number 3, it is what is it doing? It is helping in the exchange of the nutrients and exchange of the waste products. ठीक है जी। अच्छा, ये जो 2-3 चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये मौजूद ना हो तो काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि अगर सेल मेम्ब्रेन किसी भी वजह से डिस्टर्ब हो जाती है तो नेट रिजल्ट इसका क्या निकलता है कि इंटरनल एनवायरनमेंट सेल का जो है वो खराब हो जाता है। और उसके खराब होने के नतीजे में क्या होता है कि द सेल इज अनेबल टू सर्वाइव। तो उसकी सर्वाइवल के लिए इस सेल मेम्ब्रेन का इंटीग्रल होना, इसकी इंटेग्रिटी का मेंटेन होना, इसके तमाम फंक्शंस का परफॉर्म होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा सेल की जितनी भी फंक्शनल एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो एक्सटर्नल कमांड्स आ रही होती हैं, लाइक न्यूरोनल कमांड्स आ रही हैं या केमिकल कमांड्स आ रही हैं, वो तमाम कमांड्स भी सेल मेम्ब्रेन रिसीव करता है और उन कमांड्स को किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी मैसेंजर के फॉर्म में वो अंदर की तरफ मूव करवाता है, लाइक टुवर्ड्स दी न्यूक्लियस, सो दैट दोज कमांड्स कैन बी कंप्लीटेड। क्लियर है ये बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? नो मैम। ठीक है जी। तो इसके बाद फिर हम आते हैं ओके मैम। ओके जी। अब यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी जो न्यूट्रिशन होती है, काइंडली माइक बंद करें प्लीज। बहुत सारी जो न्यूट्रिशन होती है उसके हवाले से भी जो है वो बात हो रही होती है। तो सेल मेम्ब्रेन जितनी भी न्यूट्रिशन होती है हमारी उसको क्रॉस करवाती है
जो जिसकी जरूरत नहीं होती है वो चीज हमारी सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाती। ठीक है जी। सिंपल डिफ्यूजन जो बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं जिनको किसी भी किस्म की एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, उन जो कंपोनेंट्स को जो है वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू पास करवा देती है। कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट जो है उसके अंदर क्या होता है कि डिफ्यूजन जो है वो फैसिलिटेटेड होती है। अच्छा, दो तरह के मैकेनिज्म्स होते हैं, या तो एनर्जी रिक्वायर होती है फॉर द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, या फिर एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। अगर एनर्जी रिक्वायर्ड है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगी, और अगर एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाती है। यानी कोई भी एक मटेरियल, मतलब कोई भी एक से फॉर एग्जांपल फैट मॉलिक्यूल है, वो सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज हो रहा है, उसके साथ कोई चीज लग के अगर साथ चली जाती है बगैर एनर्जी रिक्वायरमेंट के तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाएगी। ठीक है। लेकिन अगर तो उस मूवमेंट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, से फॉर एग्जांपल एटीपी हैज टू बी ब्रोकन डाउन इनटू एडीपी, then that kind of transport is known as the active transport। अच्छा, उसके अंदर भी फिर इस तरह से होता है कि एक तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें सिंगल मॉलिक्यूल होता है जो सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस मूव करता है बाय द हेल्प ऑफ द एनर्जी करेंसी, और उसकी जो ब्रेकडाउन होती है उसके थ्रू जो चीजें हैं वो मूवमेंट करती हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। लेकिन कभी कभी इस तरह भी होता है कि एक साथ दो या तीन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्रॉस कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अगर तो सेम डायरेक्शन के अंदर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है, यानी दोनों मॉलिक्यूल्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल टू इनसाइड जा रहे हैं या फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल टू आउटसाइड जा रहे हैं, तो वो को ट्रांसपोर्ट कहलाती है। अगर एक मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये काउंटर ट्रांसपोर्ट कहलाती है। ठीक है जी। अब ये थोड़ी सी मैकेनिज्म समझ में आ गया कि अगर तो मूवमेंट हो रही है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। लेकिन अगर कोई ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल है जो कि जाना चाह रहा है, ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल है, उसके साथ बगैर एनर्जी रिक्वायरमेंट के कोई मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाएगी। और नहीं तो सिंपल डिफ्यूजन है, यानी सिंपल मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी एनर्जी रिक्वायरमेंट। अच्छा जी। सिंपल डिफ्यूजन के लिए नो कैरियर मीडिएटेड और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद फिर ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लाइक इक्वेशन डिफ्यूजन के हवाले से क्या है कि फैक्टर्स जो कि परमेबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं, ऑयल वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी चीज जितनी वाटर सॉल्युबल होगी उतनी ही मूव करेगी इजीली, और मतलब सॉरी क्या बोला मैंने, वाटर सॉल्युबल अगर होगी तो उसकी जो डिफ्यूजन है वो नहीं होगी नहीं होगी। सॉल्यूट इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी इन द लिपिड ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है जी। तो अगर तो लिपिड मेम्ब्रेन है तो लिपिड सॉल्युबल जितना मॉलिक्यूल होगा वो पास करेगा, जितना वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल होगा वो पास नहीं करेगा। इट हैज टू रिक्वायर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। जितना फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल होगा, अगर बड़ा मॉलिक्यूल भी होगा तो वो इजीली पास कर जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि यूजुअली जब हम जीआईटी से बात करते हैं कि एब्जॉर्प्शन हो रही है, तो जीआईटी से जब एब्जॉर्प्शन हो रही होती है तो यूजुअली जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आराम से डिफ्यूज कर जाते हैं, उनको किसी भी किस्म की कैरियर ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं होती, इसलिए कि लिपिड बायलेयर से गुजरना होता है, अपने जैसा मॉलिक्यूल होता है, आराम से बड़े भी फैट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बगैर ब्रेकडाउन के भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में जो छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, उनको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवानी पड़ती है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है उनकी। आ रही बात समझ में? कोई चीज जो यहाँ पे कंफ्यूज कर रही हो? अगर नहीं तो आगे चलें। हेलो, एनीबॉडी? चलें, बात समझ में आ गई? यस यस मैम, आ गई। ओके, आगे चलते हैं। आ गई। ठीक है जी। साइज जो है सॉल्यूट का साइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तो बड़ा साइज होगा तो उसको डिफ्यूजन में प्रॉब्लम होगी, जो छोटा मॉलिक्यूल होगा साइज में तो उसको डिफ्यूजन में प्रॉब्लम नहीं होगी।
मेम्ब्रेन थिकनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. अगर मेम्ब्रेन थिक होगी तो डिफ्यूजन में प्रॉब्लम होगी. स्मॉलर मॉलिक्यूल विल बी, मतलब आप यूं समझ लो कि डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल जो कि डिफ्यूज होने वाला है, एंड इट इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज और द थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एज वेल. ठीक है जी. स्मॉल हाइड्रोफोबिक सोल्यूट्स जो है वो लिपिड मेम्ब्रेन से चले जाते हैं, लाइक वाटर या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो है वो चले जाते हैं. ऑक्सीजन वाटर भी जो है वो आराम से डिफ्यूज कर जाता है, डिफ्यूजन हो जाती है उसकी. हाइड्रोफिलिक सोल्यूट जो सॉल्यूट्स होते हैं, दे क्रॉस सेल मेम्ब्रेन विद वाटर फिल्ड चैनल्स. जैसे मैंने आपको बताया था कि सोडियम मॉलिक्यूल बहुत छोटा है, पोटेशियम बहुत छोटा है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता. जितना वाटर सॉल्युबल होगा उसके लिए उतनी ही मतलब फैसिलिटेशन की जरूरत पड़ेगी. अच्छा जी. अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ऊपर जब हम आ जाते हैं तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में डाउनहिल मूवमेंट है, यानी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है सॉल्यूशन की. एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है, देयरफॉर इट इज नोन एज पैसिव डिफ्यूजन. सिंपल डिफ्यूजन से जरा ज्यादा तेजी के साथ इसमें डिफ्यूजन होती है, कैरियर मीडिएटेड होती है. इसी वजह से जरूरी चीजें क्या आ जाती हैं, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, कि भाई जो भी मॉलिक्यूल है उनका आपस में कंपैटिबल होना जरूरी है. और वो जो कैरियर मीडिएटेड मॉलिक्यूल है उसकी सैचुरेशन कितनी है. अगर तो बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है तो ऑब्वियसली मजीद मॉलिक्यूल्स ऐड नहीं कर पाएगा. कॉम्पिटिटिव होता है अगर दो मॉलिक्यूल्स एक ही जो कैरियर मॉलिक्यूल है उसके साथ अगर लगने वाले हैं तो जो जिसकी ज्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी होगी वो फैसिलिटेट होके डिफ्यूज कर जाएगा, जिसकी कम बाइंडिंग कैपेसिटी होगी वो नहीं कर पाएगा. ठीक है जी. ये चीज समझ में आ गई है. इसको मैं स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करूं, चलें इसको बता ही देते हैं. स्पेसिफिसिटी के स्टीरियो स्पेसिफिसिटी के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ग्लूकोज जो है वो इज ट्रांसपोर्टेड बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. अच्छा, डी ग्लूकोज मूव करता है. एल आइसोमर जो होता है इसका, जो एल आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि लीवर रोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी. तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज जो है वो इजीली पास कर जाता है, लेकिन लीवर रोटेटरी जो है वो यूजुअली मूव नहीं कर पाता. तो उसका स्टीरियो स्पेसिफिक होना जरूरी है, उसका कंपैटिबल होना विद द कैरियर बहुत जरूरी है. सैचुरेशन, जैसे ट्रांसपोर्ट रेट इंक्रीजेस एज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेस, नंबर वन, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट. जैसे ही सैचुरेशन आनी शुरू होगी, आपका जो भी कैरियर मॉलिक्यूल है उसके ऊपर सैचुरेशन आ जाएगी, यानी जो सॉल्यूट्स हैं उनकी मिकदार बढ़नी शुरू हो जाएगी, और वो जब जाके तमाम के तमाम जो बाइंडिंग साइट्स हैं वो फिल हो जाएंगी. उसके बाद मजीद जो डिफ्यूजन का जो मैकेनिज्म है वो स्पीड अप नहीं हो पाएगा, रुकना शुरू हो जाएगा या कम हल्का हो जाएगा. कंपटीशन, जैसे मैंने कहा कि दो मॉलिक्यूल्स हैं जो एक ही करियर के ऊपर बाइंड करते हैं, तो दोनों का आपस में कंपटीशन होगा. वो जीत जाएगा जिसकी बाइंडिंग एफिनिटी टू द करियर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जिसकी कम होगी. जो कम बाइंडिंग एफिनिटी वाला होगा वो बाइंड नहीं कर सकेगा, तो वो क्रॉस नहीं कर सकेगा सेल मेम्ब्रेन को एज कंपेयर टू वो जिसकी बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा होगी. इंटेस्टीन में यूजुअली इसी तरह से होता है कि आप ये देख लें कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज कंपटीशन करते हैं, और गैलेक्टोज अगर मौजूद है तो ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती है, गैलेक्टोज कंपीट कर जाता है. यहाँ तक बात समझ में आ गई है तमाम चीजें? कोई एक बता दे मुझे. हेलो. यस मैम, आ गई है. ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद फिर हम जब बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के हवाले से, अच्छा, यहाँ पे एक जो एग्जांपल हम बहुत आसानी से दे सकते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, वो क्या है कि यूजुअली अगर आपको मालूम हो कि हम डायबिटीज के हवाले से बात करते हैं कि डायबिटीज इज अ डिजीज इन विच इंसुलिन लेवल्स आर डिक्रीज्ड. ठीक है जी. इंसुलिन लेवल डिक्रीज हो रहा है तो उससे हो क्या रहा है. बेसिकली अगर आप लास्ट पैरा देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि इन डायबिटीज मेलाइटिस glucose uptake by muscle and adipose cell is impaired because the carrier of facilitated diffusion of glucose require insulin. ठीक है. अच्छा, अब ये जो कैरियर है ये ब्लड प्रोटीन कहलाता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन. ठीक है जी. अब ये जो है इंपॉर्टेंस इसकी क्या है कि ये हर वक्त सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे मौजूद नहीं होता.
इसको सरफेस करने के लिए हमें एक हार्मोन की जरूरत होती है जो कि पैनक्रियास से निकलता है, जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। अगर तो इंसुलिन मौजूद होगा, ब्लड प्रोटीन सरफेस पर आएगा, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कराएगा और सेल के अंदर ले जाएगा। लेकिन अगर तो ब्लड प्रोटीन मौजूद नहीं है, तो वो क्यों मौजूद नहीं होगा? ऑब्वियसली इसलिए मौजूद नहीं होगा कि इंसुलिन अवेलेबल नहीं है। तो अब नेट रिजल्ट क्या निकल रहा है कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से ग्लूकोज बाहर ब्लड में ज्यादा रह रहा है। वजह उसकी है कि सेल्स के अंदर जा नहीं पा रहा क्योंकि ब्लड प्रोटीन नहीं बन रहा, इंसुलिन ना होने की वजह से ग्लूकोज बाहर रह जाता है, जिसके नतीजे में हम कहते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज है। डायबिटीज क्या है? यानी हाइपरग्लाइसीमिया, यानी वो जो ग्लूकोज है जो उसके अंदर जाना चाहिए था सेल के, वो ब्लड में ही रह जा रहा है। और वजह उसकी क्या है कि ब्लड प्रोटीन मौजूद नहीं। क्लियर है ये बात? दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा जी, जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो अगेन यहाँ पे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है वो उसके अगेंस्ट मूवमेंट हो रही होती है, अपहिल मूवमेंट कहलाती है ये। ऑब्वियसली आपको मालूम है कि ऊपर से नीचे आना आसान है, नीचे से ऊपर जाने में एनर्जी लगती है, ऐसा ही है। ठीक है जी। अब इस Yes, ma'am. तरह की जो मूवमेंट है उसके अंदर आपको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी मेटाबॉलिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज रिक्वायर्ड एंड देयरफॉर इट इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी एटीपी का एक मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, उसमें किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी रिक्वायर होगी फॉर द मूवमेंट ऑफ द सोल्यूट्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द हायर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है जी। इसमें आपके पास सबसे जो कॉमन एग्जांपल आती है वो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है। सेकंड एग्जांपल है आपके पास कैल्शियम एटीपेज पंप, और इसके बाद है फिर हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप। अच्छा, ये जो आपके पास सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये यूजुअली हमारी जो है वो क्या कर रहा होता है, जो नॉर्मल जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है जो आगे हमारा काम भी आने वाला है, वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को बेसिकली डील कर रहा होता है। अच्छा, इसके अंदर हो क्या रहा है कि